एवरीवन। तो आज हम आपके अपने चैनल में सीबीएसई क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, इसका हम लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं। इसके पिछले 4 लेक्चर मैंने वीडियो बना दिया है, आप उसके लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर आई कार्ड में भी आपको दिख रहा होगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और आज हम आपके इस चैनल में लेक्चर 5 देखने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 7324914295 फॉर ज्वाइनिंग ब्रॉडकास्ट ग्रुप। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जुड़ सकते हैं ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या होता है, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। समझो कि बताना क्या चाह रहा है, बताना यह चाह रहा है कि जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मूवमेंट, ठीक है, आप मूवमेंट जानते होंगे पानी के मॉलिक्यूल्स का। जैसे कोई कंटेनर में रखा हुआ है तो उसका मूवमेंट किस तरह से होगा। तो जो पानी का जो मूवमेंट जो होता है पानी के मॉलिक्यूल्स का, वो एक हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ अगर जाता है बाय द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इन द प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में अगर पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो उसे हम बोल देते हैं ऑस्मोसिस। आपको एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इससे रिलेटेड आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल आप डालेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के, वो हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ठीक है, एक और कुछ लिखा हुआ है ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस जो होता है वो पानी के मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज़न होता है, यानी वो फ्रीली जो है कहीं भी इधर से उधर पानी का मूवमेंट हो सकता है। आप अगर फ्रीली आप अपने कंटेनर को हाथ में रख करके आप अगर राइट लेफ्ट कहीं भी आप घुमाएं तो वो आपका पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसी तरह से अपना शेप ले लेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फिगर में कि यहाँ पर कंटेनर में रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। एक और डायग्राम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो कि इस क्या है कि पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम जानेंगे सेल वॉल के बारे में। ऑस्मोसिस के बाद मैंने आपका जो अगला टॉपिक है वो है सेल वॉल। जानते हैं सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल इज़ फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपसे पूछा जा सकता है ट्रू फॉल्स में। सेल वॉल जो है वो आपको कुछ इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया हो, सेल वॉल इज़ फाउंड इन प्लांट्स देन तब आप लिखेंगे ट्रू। ठीक है, क्योंकि सेल वॉल जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं। इट अकर्स एज अ रिजिड प्रोटेक्टिव कवरिंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होता है, वो रिजिड होता है यानी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमारा सेल वॉल होता है जो कि बहुत ही उसका जो डेंसिटी होता है, मास होता है वो ज़्यादा होता है, रिजिड होता है, स्ट्रांग होता है, जो कि प्रोटेक्ट करके रखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज, और ये बना किस चीज़ का होता है, सेलुलोज का, नॉन लिविंग सब्सटेंस। और सेलुलोज क्या है, नॉन लिविंग सब्सटेंस है। केमिकली सेलुलोज इज अ पॉलीसेक्राइड। केमिकली जो क्या है, सेलुलोज जो है वो क्या है, पॉलीसेक्राइड है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल, और ये क्या करता है, सेल को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी सपोर्ट देता है ताकि वो इधर से उधर बैलेंस होने में वो एक सीधे हुए में वहाँ पर चलता रहे, और वहाँ पर उसी तरह से उस सेल वॉल को कोई भी प्रोटेक्शन के लिए उसको मदद मिले और कोई भी इधर उधर का जो है वो दिक्कत ना हो। ठीक है, और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अब आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शंस क्या होते हैं। तो इट प्रोवाइड्स अ डिफिनिट शेप, रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। ये क्या करता है, पहला जो आपका फंक्शन है सेल वॉल का वो है ये हमें एक डिफिनिट शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्योंकि जो इसका जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रांग को रिजिडिटी लिखा गया है। एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट सेल, जो प्लांट के सेल होते हैं उनको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल जाता है। सेकेंड फंक्शन है इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल। ये क्या करता है, प्लांट सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हैं ही और जो भी अंदर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम है सेल वॉल का।
थर्ड जो फंक्शंस है वो है इट काउंटरैक्ट्स ऑस्मोटिक प्रेशर बाय एक्सर्टिंग वॉल प्रेशर, रेस्ट्रिक्ट्स एंडोस्मोसिस एंड प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ सेल्स इन हाइपोटोनिक मीडियम। ठीक है, ये क्या करता है, हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो बनते हैं, ठीक है, उसके प्रोटेक्शन के टाइम पर, तब जो वहाँ पर क्या करती है कि जो हमारे सेल वॉल का जो वॉल होता है उस पर वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिससे हमारा जो इंडोस्मोसिस, जो अंदर में जो इंडोस्मोसिस होते हैं उनको वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए जगह मिल जाती है, और वहाँ पर जो उसमें जो सेल्स प्रेजेंट है वो बर्स्ट हो जाते हैं और वो एक हाइपोटोनिक मीडियम में चले जाते हैं। फोर्थ हमारा फंक्शंस है बीइंग हाईली परमिएबल सेल वॉल परमिट्स फ्री मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। यानी हाईली परमिएबल होने के लिए जो सेल वॉल है उसको सब्सटेंस का फ्री मूवमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो सेल से आउट इन एंड आउट कर सके और अपना जो उसका काम है, उसका फंक्शंस है वो पूरी तरह से कर सके। अब हम जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल और ओवल डार्कली स्टैंड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस क्या है? एक स्फेरिकल और ओवल डार्कली स्टैंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ सकते हो। स्फेरिकल मतलब वो गोलाकार का होता है, और ओवल भी हो सकता है। ठीक है, ओवल शेप, इसका मतलब अब आपने देखा होगा ओवल टाइप का शेप जो होता है, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डार्क होता है, अंधेरा टाइप का होता है न्यूक्लियस। वो जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फिगर में, कि यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर इसके बीच में जो सेंटर है छोटा सा, वो आपको दिख रहा होगा, जो कि ब्लू कलर का है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको सेंटर पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो हमारा ऑरेंज कलर का है वो आपका सेंटर है, यानी न्यूक्लियस है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इट लाइज यूजुअली इन द सेंटर ऑफ एनिमल सेल्स बट इज डिस्प्लेस्ड टू वन साइड इन प्लांट सेल्स ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्यूल। ये क्या करती है? एनिमल सेल के सेंटर में जो है वो लाई करती है, जो एनिमल सेल है उसके सेंटर में, बीचों बीच में लाई करती है। बट इज डिस्प्लेस टू वन साइड इन प्लांट सेल। जबकि प्लांट सेल में क्या होता है कि वो एक साइड डिस्प्लेस हुई होती है, वो सेंटर में नहीं होती है, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्यूल। क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल पाए जाते हैं, और वैक्यूल की वजह से क्या होती है कि सेंटर में जो है वहाँ पर सेंटर में जो न्यूक्लियस नहीं हो पाता है, उसके थोड़ा साइड में हो पाता है, बीचों बीच सेंटर में नहीं हो पाता है। और आपको जो वन वर्ड में जो क्वेश्चन आते ही हैं वो हैं आपके कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया है? वो है रॉबर्ट ब्राउन ने, जो कि ईयर है इन 1831। अब जानेंगे न्यूक्लियस के फंक्शंस के बारे में। सो न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या है? सेल का जो जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उनका कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, यानी आप इसका जो है वो कंट्रोल बोल सकते हो, कंट्रोल सेंटर होता है, यहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है। क्योंकि न्यूक्लियस हम जानते हैं कि जो छोटे छोटे जो यूनिट होते हैं वही हमें बड़ा बड़ा यूनिट का जो है वो बना करके देते हैं। जैसे हमारा सेल है, हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं सेल का, ठीक है, बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं। उसी तरह न्यूक्लियस जो होता है वहीं से पूरा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी को भी इसको कंट्रोल सेंटर बोल सकते हैं। सो सेकेंड है इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ जीन्स। ये क्या है? जीन्स का स्टोर हाउस। यहीं पर जीन्स जो होते हैं वो स्टोर रहते हैं। ठीक है, विच आर कंसर्न विद द डेवलपमेंट एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल द बॉडी कैरेक्टर्स, जो कि यहाँ से डेवलपमेंट के लिए जीन्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरे जगह बॉडी में। ठीक है, ताकि वो अपना कैरेक्टर जो है वो डेवलप कर सके। थर्ड फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस कंट्रोल सेल डिवीजन। न्यूक्लियस क्या कंट्रोल करता है? सेल डिवीजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ फंक्शन देखें न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए नीडेड फॉर प्रोटीन। न्यूक्लियस किस में मदद करता है? राइबोसोम के फॉर्मेशन में। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन आए कि न्यूक्लियस किस चीज़ में हेल्प करता है, तो वो राइबोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए नीडेड, और इसमें कई तरह के आरएनए की ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, आरएनए एक तरह का आपका प्रोटीन जैसा होता है, ठीक है, जो कि इसको अलग अलग टाइप्स के होते हैं इसमें आरएनए, और वो उसको हेल्प करते हैं राइबोसोम से फॉर्मेशन में। जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट फंक्शन है न्यूक्लियस का, वो है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। जो कैरेक्टर्स होते हैं न्यूक्लियस क्या करता है कि कैरेक्टर्स जो होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट हैं सेल में, उसका ट्रांसमिशन करता है एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में। ठीक है, अब हम जानेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज दैट पार्ट ऑफ दैट प्रोटोप्लाज्म व्हिच ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है प्रोटोप्लाज्म का वह पार्ट है। सबसे पहले आपको प्रोटोप्लाज्म समझा देता हूँ कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, तभी भी आपको साइटोप्लाज्म समझ में आएगा।
तो प्रोटोप्लाज्म होता है द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल के जो लिविंग सब्सटेंस हैं, ठीक है, ज़्यादातर तो नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं सेल के, लेकिन जो लिविंग सब्सटेंस होते हैं जो ग्रो करते हैं वो क्या होते हैं, वो बाउंडेड रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, वो बाउंडेड रहते हैं। इतना समझ गए आप लोग प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो उसी तरह से साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का ही एक तरह का पार्ट है जो क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखता है, ताकि कोई उसे ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर वो उसको दे सके, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द साइटोप्लाज्म कंटेन्स अबाउट 90% वाटर, 7% प्रोटीन्स, 2% कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स एंड 1% इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, मिनरल्स, विटामिन्स एटसेट्रा। जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो 90% पानी कंटेन करता है, ठीक है, 7% प्रोटीन, 2% कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स और 1% इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, मिनरल्स, विटामिन्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म जो है कितना कितना परसेंट क्या क्या कंटेन करता है। अब आती है बात सेल ऑर्गेनिल्स की। तो साइटोप्लाज्म कंटेन्स मैनी सेल ऑर्गेनिल्स। साइटोप्लाज्म क्या करते हैं, कई सारे सेल ऑर्गेनिल्स को कंटेन करते हैं, कंटेन करके रखते हैं। ईच टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनिल हैज अ कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। और जो सेल ऑर्गेनिल के जो प्रत्येक टाइप होते हैं उनका अलग अलग जो टाइप होता है उनका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शेप भी होता है, ठीक है, एक ही शेप नहीं होता है, उनका अलग अलग सेल ऑर्गेनिल का अलग अलग शेप होता है और वो अपने स्पेशल फंक्शन के लिए, और शेप जब भी अलग है तो उसका अपना अपना स्पेशल फंक्शन होगा, हर इंडिविजुअल सेल का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होगा, तो उसी के लिए स्पेशलाइज किया गया है। सेल ऑर्गेनिल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म। और ये आपका क्वेश्चन आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स का। आप देख रहे होगे कि मैंने हर स्लाइड में एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स के लिए क्वेश्चन बना रखा है। तो अब आपको इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि सेल ऑर्गेनिल्स जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर होते हैं, तो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं सेल ऑर्गेनिल्स, ठीक है। यहाँ पर आपको फिगर में पूरा तरीके से दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी लास्ट टॉपिक आ जाती है आज की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ईआर का अगर आपको कोई फुल फॉर्म पूछे तो आप बताएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स अ नेटवर्क इन द इनर फ्लूइड ऑफ सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है, सेल में जो इनर फ्लूइड का मतलब क्या होना, ब्लड हो गए, ठीक है, जो ब्लड का जो मूवमेंट होता है वो एक नेटवर्क की तरह काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक नेटवर्क की तरह काम करता है, ताकि वो सेल का जो फ्लूइड है यानी ब्लड है वो इन एंड आउट होने में हेल्प करे, और उसका जो कम्प्लेक्स नेटवर्क, इट इज़ अ कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल्स बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स, यानी जो इसके जो चैनल्स होते हैं, चैनल्स मतलब यहाँ पर उसका जो कनेक्टिविटी होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जहाँ तक भी उसका कनेक्टिविटी है उसका वो एक नेटवर्क की तरह काम करता है। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो उसके अंदर के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो भी सही तरह से अपना काम प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड मेमेलियन आरबीसीज। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स और मेमेलियन आरबीसी में क्या होते हैं, एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में और मेमेलियन आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल में एब्सेंट होते हैं, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। अब आती है बात टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो दो टाइप्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको फुल फॉर्म यहाँ पर SCR RER का पता चल गया होगा। अब जानते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो मेम्ब्रेन्स ऑफ SCR आर स्मूथ बिकॉज राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड टू देम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है, वो स्मूथ होते हैं, क्योंकि जब ये स्मूथ है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कारण होगा। कारण यह है कि राइबोसोम्स जो हैं उनसे अटैच नहीं रहते हैं, यही कारण है कि वो स्मूथ होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ RER मेम्ब्रेन्स, हेंस RER मेम्ब्रेन्स हैव ग्रेनी और रफ अपीयरेंस, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है तो जो है इसमें RER का जो मेम्ब्रेन होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है वो बाहर का जो सरफेस होता है वो राइबोसोम्स अटैच रहता है। इसका मतलब ये स्मूथ नहीं होगा, इसलिए तो इसका क्या होगा, जब ये स्मूथ नहीं है इसका मतलब वो ग्रेनी होगा। ग्रेनी का मतलब चमकदार होगा और वहाँ पर जो उसका अटैचमेंट होगा वो सही तरीके से होगा और उसका अपीयरेंस भी रफ रहेगा। रफ अपीयरेंस मतलब उसका जो लुक रहेगा, अपीयरेंस दिखने में भी वो अच्छा लगेगा। तो आज का जो लेक्चर 5 था उसमें मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स तक बता दिए हैं। अब कल जो लेक्चर 6 आएगा उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपके साथ लेक्चर 6 में, तब तक के लिए बाय।